आवर चेंजिंग अर्थ, ठीक है। तो द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स, मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं वो कई प्लेट्स में बहुत माने कई नंबर ऑफ प्लेट्स में बटा हुआ है, कई टुकड़ा में बटा हुआ है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, है ना, दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। तो ये जो प्लेट्स होता है वो आपस में कुछ इस तरह से है जैसे कि अगर किसी पानी में मान लिए 2-3 लकड़ी का पटरा, अगर हम लकड़ी का जो ये है पटरा है उसको अगर हम लोग तैरा देते हैं और एक ही जगह रखते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत हिलते रहेगा तो वो पटरा लोग आपस में टकराते रहेगा, है ना, लकड़ी का जो ये सब है तो वो टकराते रहेगा। उसी तरह से जो लिथोस्फीयर है मतलब पृथ्वी का जो परत है, ऊपरी परत, वो ज़मीन हो या समुद्र हो, वो किसी न किसी बड़े बड़े प्लेट पर वो सब माने स्थित है। और वो प्लेट सब उसी तरह से जैसे पानी में तैरता है कोई लकड़ी, उसी तरह से वो हल्का हल्का करके तैरता है। तो मतलब पानी में जैसा उतना फास्ट नहीं तैरता है, वो खिसकता है बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 साल में 20 सेंटीमीटर इतना टाइप का खिसकता है। यहाँ पे तो बस फ्यू मिलीमीटर लिखा। हाँ, फ्यू मिलीमीटर तो एक दिन का लिखा, हाँ, फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हाँ, हर साल में तो मिलीमीटर ही। चलो हम इसका बता दे रहे थे जो हिमालय पर्वत है ना, वो उसका बताया जा रहा था कि वो 20 सेंटीमीटर 1 साल में खिसक रहा है ऐसा करके। तो ये प्लेट लोग जो है और भी कम खिसकता है, कई मिलीमीटर साल में खिसकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो ऐसा क्यों होता है, ये चट्टानें या ये जो ज़मीन है, पहाड़ हैं, ये क्यों खिसकते हैं इस तरह से? तो ये जिस प्लेट पर हैं वो प्लेट फिर पिघले हुए चट्टान का जो मैग्मा है, मतलब वो भी जस्ट पानी जैसा तो नहीं लेकिन द्रव लिक्विड जैसा बिहेव करता है। तो उसके ऊपर ये जो प्लेट सब है वो स्थित है और उसके ऊपर हमारा ज़मीन या सब, तो मैग्मा ही है। हाँ, या उसके ऊपर फिर हम लोग का ज़मीन, पहाड़, घर वगैरह ये सब उसके ऊपर है, उन प्लेटों के ऊपर में। तो वो प्लेट लोग जब मैग्मा में खिसकता है इधर उधर तो वो लोग जो है आपस में टकराता भी है। अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स में भी प्लेट हाँ रहता है? हाँ हाँ, लगभग जिसमें जिसमें ग्रेविटेशन फील्ड है ना, जिसका जितना ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका उतना ये इस तरह का मैग्मा होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो मैग्नेटिज़्म आता है या जो ग्रेविटेशनल पुल आता है, मतलब जैसे हम लोग का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिससे पृथ्वी अपने आप अपने केंद्र की तरफ हम लोगों को खींचते रहती है, तो ये इसका कारण ये है कि पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकल, है ना, लोहा और निकल का बहुत भारी मात्रा में बहुत बड़ा एक गोला है जो बहुत ही काफ़ी, हाँ, काफ़ी डेंस है, मतलब काफ़ी घना है और काफ़ी कड़ा है, मतलब खूब ज़्यादा प्रेशर के चलते वो कड़ा हो के है। और वो जो पत्थर लोहा और जो निकल है उसके कारण ही उसके कोर से मैग्नेटिज़्म पैदा होता है, ठीक है। और वो मैग्नेटिज़्म जो हम लोगों को ग्रेविटेशनल पुल जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा पुल होगा उसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा इस तरह का लोहा निकल इस तरह पिघला हुआ ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो होगा ज़्यादा उसमें। बोल रही है ना कि वो वाला जो पेड़ है ना, सजना पेड़ है, तो उससे ना तो ये होता है ना। तो आगे इस तरह से देख रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज, तो मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ है, तो द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन द सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अब ये जो मैग्मा जो है वो कैसे घूमता है ना, मॉल्टेन मैग्मा कैसे घूमता है, तो यहाँ बगल का जो एक्टिविटी है उसमें आपको करके दिखाया वैसे ही वो घूमते रहता है। क्या एक्टिविटी दिखाया जरा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। उसमें एक्टिविटी क्या है कि टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट
and put it in a beaker half filled with water. ठीक है. Place the beaker on a tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is move upward along with the. तो ये पेपर का जो है ये पेलेट मतलब कोई पेपर का जो है गोल जैसा गेंद जैसा कोई चीज़ लिया गया है ना, और पानी को गर्म किया जा रहा है. तो हम लोग देखते हैं क्या, यू विल ऑब्जर्व दैट पेपर पैलेट इज़ मूविंग अपवर्ड. तो ये ऊपर का तरफ उठने लगता है अलॉन्ग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर, है ना. गर्म पानी के जो लेयर के साथ ये जैसे जैसे गर्म पानी ऊपर उठता है ये भी ऊपर का तरफ उठने लगता है. एंड देन सिंक्स बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर. और फिर जब ठंडा पानी का संपर्क में आता है तो फिर से नीचे आ जाता है. द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सिमिलर मैनर. तो पृथ्वी के अंदर जो है उस तरह का जो मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा है, वो भी इसी तरह से काम करता है. यहाँ पे देखो जो एक हाँ पानी के जैसे. हाँ मतलब पानी थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया, क्योंकि पानी बहुत ही फ्री लिक्विड है. तो इतना फ्री तो मैग्मा नहीं है. ऐसा रहने से तो हम लोग मालूम है कैसा करते. हम लोग का जो घर, गाछ, पेड़ पौधा, पहाड़, ये सब कैसा करता. जैसे कोई नाव अगर समुद्र में रहता है और जब आंधी या तूफान आता है तो नाव के अंदर का आदमी लोग कैसा होता है. हाँ डरता तो है, लेकिन नाव तो के अंदर में क्या हाल रहता है, कैसा होता है. बिखर जाता है और अंदर में पानी भी घुस जाता है. पानी घुस जाता है. अभी भी असली बात तो नहीं बोल पाया. मतलब जब हम लोग इससे जोड़ करके वो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो जब स्पीड में सब चीज़ होने लगता है. अच्छा, और थोड़ा सा क्लियर कीजिए. सही जा रहे हैं लेकिन अभी भी सही आंसर नहीं मिला. देखिए आप जो बोले सब कुछ सही होने लगता है, ये सब कुछ स्पीड से होने लगता है. तो इसका मतलब है कि कोई आदमी चाय पीता है, मान लीजिए सुर्रुप सुर्रुप, तो इसका आप जैसे बोले उसका मतलब हो गया सुरुप 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 सुरुप, ऐसे पीता है. नहीं तो आप ही तो बोले कि हर काम जल्दी होने लगता है, फास्ट होने लगता है. तो कोई आदमी चलता है अगर ठक 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 ठक, तो जब फास्ट होने लगता है मतलब ठक 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 ऐसे चलने लगता है. पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है. और जहाज के वो तो समुद्र के अंदर में होता है. जहाज के अंदर का क्या हाल होता है. आप ही बता देंगे. मेरा जितना दिमाग में है. अरे भैया आंधी तूफान आएगा तो जहाजवा हिलेगा डुलेगा नहीं यार. हिलेगा डुलेगा कि नहीं हिलेगा. तो वो कहाँ बोल रहा हूँ, वही तो असली बात है कि आंधी तूफान आएगा तो जहाज तो मार एकदम डगमगाने लगेगा, इधर उधर हिलने लगेगा, आगे पीछे बाएं दाएं हिलने डुलने लगेगा. सारा अंदर का सामान वो भी इधर बाएं कभी झुकेगा कभी दाएं झुकेगा. आदमी लोग कभी आगे झुकेगा कभी पीछे झुकेगा, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा. ये बोलो ना. हाँ तो आप वही तो बोले कि आप स्पीड से होने लगता है. तो वही तो हम बोल रहे हैं कि आदमी सब बैठा हुआ आराम से है, खाली काम सब स्पीड से होने लगता है. आपका बोलने का मतलब तो वो हो गया. नहीं. आप जैसे तुम जैसे बोली कि स्पीड से होने लगता मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, हिलता डुलता नहीं है, कोई गिरता पड़ता नहीं है, खाली स्पीड से काम होने लगता है. तो अरे भैया वो तो हम बता दें तब ना बताई. तो यही चीज़ है. तो जैसे एक आंधी तूफान आने से, समुद्र में भूचाल आने से जहाज जो है पूरा ज़ोर से डगमगाने लगता है, उलट पलट उथल पुथल मच जाता है. उसमें आदमी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता है, कभी इधर पटकाता है कभी उधर पटकाता है.
टेबल जो है, टेबल कभी इधर गिरता है, कभी टेबल उल्टा हो जाता है, कभी टेबल सीधा हो जाता है, कागज़ पत्थर सब इधर उधर बिखर जाता है। तो वैसे ही अगर पानी जैसा हुआ रहता है पृथ्वी पर, तो हमारा घर, गाछ वृक्ष, गाड़ी धाड़ी सब ऐसा ही होता। कभी गाड़ी रोड पर चलता, फिर अचानक भूचाल जैसा अंदर में आता तो गाड़ी तुरंत पलट जाता, भड़ुम से एकदम उलट जाता। आदमी हवा में इधर फेंकाने लगता, उधर फेंका जाता, गाछ उखड़ के इधर फेंका जाता, उधर फेंका जाता, बिल्डिंग टूट टाट के उधर उड़ जाता, इधर उड़ जाता, ऐसा होने लगता। ठीक है, अगर पानी जैसा रहता तो। लेकिन पानी जैसा, मूवमेंट इसके जैसा रहता है ना। हाँ मूवमेंट ऐसा रहता है, मतलब ये कुछ ऐसा रहता है कि मान लो कोई जो जेली है ना, कोई जेली जैसे दही समझ लो, दही घोला हुआ है ना, तो वो दही एक गिलास एक कटोरा दही है और एक कटोरा पानी है, तो उसमें दोनों में हम अगर कागज़ एक ठो फेंकेंगे तो क्या समान ढंग से हिलेगा? तो उसी तरह का हिलना है। दही भी लिक्विड जैसा ही है, लेकिन पानी जैसा फ्री लिक्विड नहीं है। तो उसी तरह से मैग्मा जो है वो भी है लिक्विड जैसा ही, उसमें कोई रखने वाला चीज़ हिलेगा डुलेगा, लेकिन पानी जैसा नहीं हिलेगा। अगर हम वो नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि उसका मूवमेंट को पेपर पैलेट जैसा होता है या फिर वो वाटर के जैसा होता है? पेपर पैलेट जैसा जो होता है, पानी का मूवमेंट इसमें कैसा हो रहा है? इसमें कैसा हो रहा है, ऊपर बस भाप बनती उड़ जा रहा है। हाँ, तो पानी के पीछे पीछे ही तो चल रहा है ना वो। तो द मूवमेंट ऑफ दिज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब ये जो प्लेट्स जब मूव करते हैं तो ये जो आपका हाँ अर्थ का जो सरफेस है वो भी उसके साथ चेंज होते रहता है ना, मतलब हिलता डुलता है, वो भी कहने का मतलब है। तो उस ढंग का नहीं हिलता है जैसे पानी में हिल रहा था, उतना नहीं हिलता, लेकिन मोर और लेस वैसा आप समझ सकते हैं। तो द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड, जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। और अर्थ का जो मूवमेंट है वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम, उस पर लगने वाले फोर्स के हिसाब से, है ना। मूवमेंट जो है अलग अलग हो जाता है। अगर कोई फोर्स दाएं से बाएं लग रहा तो प्लेट जो है दाएं से बाएं जाने लगती है। फिर अगर किधर उसके अपोजिट साइड में अगर प्लेट में ऊपर से नीचे फोर्स लग रहा है तो प्लेट ऊपर नीचे होने लगता है। तो इस तरह का जैसा फोर्स लगता है वैसा प्लेट होता है। हाँ बस 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 वही तो कहानी है। अर्थक्वेक का कहानी, अर्थक्वेक को बताने के लिए तो इतना कहानी तो बताया जा रहा है। वो जो प्लेट सब जो है ना आपस में, जब दो प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे बादल का जो गरज है, जो बिजली चमकती है या जो मेघ गरजते हैं, तो वो आखिर कैसे होता है? वो दोनों बादल अगर एक ही तरफ जाएंगे तो उतना ज़ोर से कड़कड़ाहट की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों बादल वापस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना, एक जिधर जा रहा है दूसरा वाला उसके उल्टे, मतलब उसी की तरफ आ रहा है, तब आपस में जो टकराएगा तो उसके चलते ज़्यादा ज़ोर से टक्कर होगी, तो उसके चलते जो गरज है, गर्जन वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अर्थ का प्लेट जो है वो मूवमेंट अलग अलग फोर्स के चलते अलग अलग होता है। तो होता क्या है कि अगर एक प्लेट दूसरे के अपोजिट चलना लगा, मतलब एक प्लेट दूसरे के तरफ ही जाने लगा और वो वाला भी, सेकंड वाला भी इसके तरफ आने लगा, तो यानी फर्स्ट वाला सेकंड की तरफ जा रहा, सेकंड वाला फर्स्ट की तरफ जा रहा, तो दोनों जब आपस में टकराते हैं दोनों प्लेट, तो उन दोनों में से एक प्लेट या तो दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है ना, या फिर मुड़ करके ऊपर उठ जाता है। तो जिसके चलते भूकंप या जिसको हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन भी इसके चलते होता है और अर्थक्वेक भी इसके चलते होता है। हाँ, जब चढ़ जाता है तो एक वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, एक ज़मीन हिस्सा ऊपर उठ गया और दूसरा ज़मीन का हिस्सा नीचे धंस गया। ठीक है, तो धंस गया तो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, जब एक जो ये होता है क्या कहते हैं
वैली जितने प्रकार का होता है ना, उसमें एक आपका स्लाइड वैली भी होता है, ठीक है। स्लाइड वैली होता है मतलब वो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ का ज़मीन उठ जाता है, बीच का ज़मीन धंस जाता है, ठीक है ना। तो वैसे भी एक वैली बनता है, ठीक है ना। तो उस टाइप का वैली बन जाता है। ये वैली आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप अगर स्विट्ज़रलैंड जाइएगा, स्विट्ज़रलैंड का कोई अगर देखेंगे मूवी वगैरह, तो उसमें अचानक देखेंगे कि जंगल जो है ऊपर ऊपर जा रहा है, रास्ता ऊपर ऊपर जा रहा है, उसके बाद अचानक वहाँ रास्ता ख़त्म, जंगल ख़त्म, अब नीचे बहुत नीचे ज़मीन चली गई है, वहाँ भी जंगल है। तो फिर वो ज़मीन, हाँ, तो एक प्लेट, इसका मतलब वो एक प्लेट चढ़ गया था दूसरे के ऊपर, है ना। तो इसके चलते होता है, तो इस तरह से होता है। तो द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो अर्थ के सरफेस के नीचे जो फोर्स काम करता है उसके एंडोजेनिक, और सरफेस के ऊपर जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। तो ये इसमें दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना लेना चाहिए, कॉपी है उसको लिख लीजिए। हाँ लिखो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन what is the difference between endogenic and exogenic forces? Endogenic and exogenic forces. अब है अब यहाँ नीचे में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है कि अर्थ मूवमेंट्स जो हैं वो उसके दो जो फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो उसमें एंडोजेनिक में कौन कौन से फोर्स आते हैं और एक्सोजेनिक में कौन कौन से फोर्स आते हैं, उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना। जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस में आ रहा है, एक है सडन फोर्सेस। मैंने एंडोजेनिक फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, ठीक है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मतलब बहुत बड़े लंबे समय में जो फोर्सेस बहुत धीमे धीमे करके लगते हैं उनको बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और सडन फोर्सेस मतलब अचानक ही एक दिन के अंदर ही बहुत बड़ा फोर्स लग गया, तो उसको सडन फोर्सेस बोलते हैं। तो सडन फोर्सेस में आ गया अर्थक्वेक, ये तो हम लोग जानते हैं कि एक दिन में ही आ जा सकता है, कभी भी आ जा सकता है। वॉल्केनो इरप्शन, ये भी कभी भी आ जा सकता है। लैंडस्लाइड्स, ये अचानक आप बहुत जन कार लेके जाते रहता है पहाड़ के बगल में, अचानक जो है लैंडस्लाइड होकर के पूरा कार जो है उसमें ढक जाती है ना। तो ये सारा सब अचानक होने वाला फोर्सेस है, इसलिए सडन फोर्सेस बोलते हैं। और ये एंडोजेनिक फोर्सेस है, इसका आपको जो इफ़ेक्ट है वो आपको अर्थ के बाहर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है, इस फोर्स का जो ओरिजिन है वो अर्थ के सरफेस के अंदर से होता है, इसलिए इसको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। मतलब ये फोर्स पैदा होता है अंदर और इफ़ेक्ट दिखाता है अर्थ के सरफेस पर, है ना, इसलिए एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में फिर ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में कौन है आपका, बिल्डिंग माउंटेन्स। ये जो बिल्डिंग माउंटेन्स में, तो वो जो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो अगर चढ़ जाती हैं, एक प्लेट दूसरे पर चढ़ जाती है तो आपका जो वो स्लाइड वैली का निर्माण होता है, स्लाइड वैली बनती है ना, है ना। उसको भ्रंश घाटी हिंदी में बोलते हैं, भ्रंश घाटी मतलब बीच में धंस जाती है, धसान घाटी भी बोलते हैं उसको, तो वो घाटी बनती है। लेकिन अगर दोनों प्लेट चढ़ा कोई किसी पर नहीं, बल्कि दोनों ही सीधा सीधी टकरा गया, तो अब क्या होगा, तो हाँ, तो उसमें क्या होगा कि दोनों, जैसे आप दोनों हाथ की उंगलियां ले आइए, चारों उंगलियों को लाइए दोनों साइड से और ला करके बीच में दोनों को टकराइए, है ना, और टकराइए और फिर प्रेशर डालिए ज़ोर से, तो आप देखिएगा कि उंगलियां किधर मुड़ रही है, ऊपर की तरफ। तो बस दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ न्यू जो है न्यू
फोल्डेड माउंटेन्स ने क्या बोलते हैं जिसको, मोड़दार पर्वत जो है जिसको बोलते हैं, हाँ, तो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं वो बनने लगते हैं। तो जैसे हमारा जो हिमालय है वो अभी भी प्रतिदिन मतलब प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है ना। उसका कारण है कि ये जो हमारा जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट यहाँ एशिया का नहीं है, ये प्लेट है ना। ये गोंडवाना लैंड जब था, गोंडवाना लैंड जिसको बोलते हैं, उसमें अलग अलग जो आपका जो कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग जगह पे था। और हमारा जो इंडिया है वो कभी अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसका हिस्सा था। जो अफ्रीका में आप अगर देखोगे मानचित्र, उसका जो मैप देखोगे तो उसमें नीचे की ओर जो है मेडागास्कर आपको दिखाई पड़ेगा, एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है ना। तो वो मेडागास्कर और इंडिया और अफ्रीका ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए थे। और उस गोंडवाना टाइम से जो है ये धीरे धीरे करके खिसक रहा है, और खिसकते जो है ये करोड़ों अरबों साल में जो है ये आकर के क्या हुआ है, एशिया के साथ टकरा गया है। तो एशिया के साथ जहाँ टकराया है और वो ऐसे उंगली की तरफ ऊपर उठते जा रहा है, वहीं पर हिमालय जो पहाड़ है, जो हिमालयाज़ जो बना है, वो उसी प्लेट का ऊपर उठते जाने के कारण बना है। ठीक है, इसलिए इसको न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये आपका डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के अंतर्गत आता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आता है आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल, है ना। अगर इरोजन होता है, इरोजन का मतलब होता है जैसे हवा जो है कोई मिट्टी को काटती है ना, या कोई ज़मीन को काटती है, या पानी काटता है, हाँ, उसको इरोज करता है, पानी काटता है उसको। कोई बर्फीली नदी बहती है तो उसका जो बर्फ़ आइसबर्ग सब है वो सब ज़मीन को तोड़ता है, फोड़ता है। तो इसके चलते जो कुछ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के एग्जाम्पल में वो लोग आता है ना। तो ये दो टाइप का होता है, एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल, है ना। इरोजन में डिपॉजिट कर देता है, हाँ, डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है ना, अपने साथ बहा कर ले जाता है और ले आकर जमा करते जाता है। जैसे हम लोग अक्सर इंडिया में पहले देखने को मिलता था, अभी तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल अभी चलता है, इसलिए अब आदमी कचरा गाड़ी में कचरा डालता है। नहीं तो आप पहले सबके घर के सामने में देखते थे राख का एक ढेर दिखाई पड़ता था, राख का ढेर। अच्छा, तो जब तुम लोग वहाँ रहती थी तो वहाँ पे नहीं दिखता था मटकुरिया में? अच्छा, उस समय आँख बंद था आपका ना। अच्छा, नोटिस नहीं किए। पीछे में जाते थे तो पीछे में वहाँ पर एक तो दीवार का घेरा का एक तो बागान था, तो उसमें मम्मी जो छाई फेंकती थी जा करके राख, तो उसमें वो ऊंचा जैसा नहीं बन गया था। तो इसी तरह से जो है डिपोजिट करने से भी बनता है। तो रिवर जो है वो दोनों काम करती है, वो इरोजन भी करता है और डिपॉजिट भी करता है। उसके बाद विंड जो है वो भी दोनों काम करता है, सी वेव्स जो है ये भी दोनों काम करते हैं, और ग्लेशियर्स जो बोले आपका जो बर्फीली नदी है वो भी दोनों काम करता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो है, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं कभी कभार मतलब पृथ्वी के अंतर्गत सरफेस के अंदर का जो फोर्स है वो कभी कभार बहुत ही तेज़ से निकल जाता है, कभी कभार स्लोली वो फोर्स काम करता है। तो जब वो बहुत फास्ट काम करता है तो वॉल्केनो या लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक जैसा चीज़ आता है। सडन मूवमेंट्स like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth। और ये जो सडन मूवमेंट्स है उसी के चलते अर्थक्वेक या वॉल्केनो इरप्शन होता है, और उससे बहुत मास लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत अपार क्षति होता है जन धन सब का। मतलब आदमी हो
या आपका धन हो, उसको 1 नंबर दो। हाँ, वो सारा क्षति होता है। ठीक है, दे दो बेटा, दे दो, देर मत करो इसमें। चलिए आगे है ए वॉल्केनो। अब यहाँ वॉल्केनो के बारे में थोड़ा सा दिया है अच्छा से ढंग से इसको। ये जब यहाँ पे इतना सुंदर फिगर बनाया है, ड्राइंग दिया है, तो इसको जब भी वॉल्केनो का एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये ड्राइंग भी ज़रूर बनाइए, तो आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे है ए वॉल्केनो इज़ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल्स इरप्ट्स सडनली। वॉल्केनो क्या होता है? एक वेंट होता है, मतलब एक छिद्र होता है किसमें? अर्थ के क्रस्ट में, माने सरफेस में, ऊपरी सरफेस में। अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है वो 5 किलोमीटर तक को हम लोग उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो वो 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसी में कुछ, हाँ तो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तो बोल रहे हैं, 35 नहीं 5 किलोमीटर तक उसको क्रस्ट बोलते हैं। नहीं 5 किलोमीटर क्रस्ट है, उसी को क्रस्ट बोलते हैं। मतलब ओशियन, अब ओशियन को मत जोड़िए, जहाँ पे ज़मीन है वहाँ का 5 किलोमीटर तक का वो बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो और आगे नहीं तो देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। 35 बोल रहे हैं तो वही वो भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो एक छेद होता है जहाँ से मॉल्टेन मैग्मा जो है वो निकलता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये वॉल्केनो का फिगर है। नहीं मैग्मा हम बोल रहे हैं। जो मैग्मा जो है वो मैग्मा चेम्बर, यहाँ नीचे में जो लाल है तो यहाँ पर मैग्मा चेम्बर है। चेम्बर मतलब, चैम्बर का मतलब रूम जैसा चीज़, मतलब मैग्मा वहाँ पे जमा होके रहता है। और फिर नीचे से प्रेशर, और अगर प्रेशर उस पर मतलब मिलते रहता है उसको, तो ये और ऊपर की तरफ जाने का चेष्टा करता है। ऊपर में उसको पहाड़ मिलता है, लेकिन पहाड़ में जो है वो सुराख जो है उसको सुराख, पतला पतला सुराख मिलते जाता है, तो उसके थ्रू मैग्मा आगे बढ़ते जाता है। और इस तरह से जो ज़्यादा मोटा सुराख रहता है उसमें बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा मैग्मा जो है ऊपर की तरफ इरप्ट होता है, और जिससे वॉल्केनो इरप्शन होता है। उसमें क्या क्या निकलता है? गैस निकलता है, ऐश निकलता है, और उसका जो मुंह है उसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और जो वेंट है, मतलब वेंट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमारे शरीर में जो नसें हैं उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं या वेंट्रिकल्स बोलते हैं ना। तो वही वेंट्रिकल से यहाँ वेंट तो आप आ गया है, समझ लीजिए। तो ये वेंट है, ठीक है। और उससे ये जो पिघला हुआ जो मॉल्टेड मैग्मा जो है बाहर जब निकलने लगता है, आपका अर्थ के सरफेस में बहने लगता है, तब उसको लावा बोलते हैं। और जब वो अंदर में चैम्बर में रहता है तब उसको मैग्मा बोलते हैं। मतलब बहुत सारा लावा जब अंदर में मॉल्टेड में फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, और ये क्रस्ट और मेंटल और क्रस्ट के एरिया में बनता है। अब आप यहाँ पर सवाल आ रहा है कि भाई ये पहाड़ में ही क्यों निकलता है? ये ऐसे ज़मीन में, ऐसे पहाड़ से ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे प्लेन ज़मीन पे निकल जाता फोड़ के, तो ज़्यादा सुविधा होता उसको निकलने में। तो ये आखिर पहाड़ से क्यों निकलता है, बताइए। Similarly when lithosphere plates मूव, जब लिथोस्फेयर का जो प्लेट है, नीचे का जो प्लेट्स है वो मूव करता है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो जब वो प्लेट सब मूव करता है तो क्या होगा? उसका जो अर्थ, उस पर जो स्थित जो कॉन्टिनेंट है या कोई आइलैंड है, तो वो भी बेचारा वाइब्रेट करने लगता है। और ये प्लेट कोई हम लोगों का चौकी और या टेबल का जितना बड़ा बड़ा प्लेट तो होता नहीं है। इसका एक ही प्लेट, इसका एक ही प्लेट जो है एक कॉन्टिनेंट के बराबर हो सकता है। तो उतना बड़ा तब कैसे नहीं होगा उतना बड़ा? तो उतना बड़ा जो प्लेट है वो जब एक खिसकेगा तो उसके ऊपर का जो, अब समझ लो कि कोई चौकी है, हम लोग का चौकी, हम चौकी को खींच रहे हैं, है ना, पलंग को खींच रहे हैं, किधर एक तरफ खींच रहे हैं, और उसके ऊपर हम छोटा छोटा गोली या छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा खिलौना, मतलब एकदम छोटा छोटा चावल के साइज़ का, सरसों की साइज़ का कोई छोटा छोटा खिलौना रखे हैं।
तो आप थोड़ा सा भी खींचिएगा तो वो लोग थर 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 हिलने लगेगा, और थोड़ा सा जोर होगा ना वो लोग सारा गिर जाएगा, खिलौना सब गिरेगा कि नहीं गिरेगा। उतना छोटा खिलौना कैसे खड़ा रह पाएगा इतना बड़ा वाइब्रेशन में। तो उसी तरह से जब कॉन्टिनेंट बड़ा, इतना बड़ा बड़ा प्लेट सब जब खिसकता है तो इतना ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेशन होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, है ना। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड, ये अर्थ वाइब्रेशन जो है पूरे अर्थ में घूम सकता है। एंड दीज वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन है तो क्या हुआ, हम अगर एक पानी के तालाब में एक पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, पत्थर जहाँ गिरा बस वहीं पे 2 सर्कल बना बस, और कहीं वो सर्कल बनता नहीं है। वो सर्कल पहले तो जितना बड़ा पत्थर रहता है उतना बड़ा ही सर्कल बनता है, फिर वो सर्कल बड़ा होते जाता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक वेव बन जाता है, तो वो वेव पूरे तालाब में फैल जाता है। तो उसी तरह से जब वो वाइब्रेशन होता है तो आखिर में जो पिघला हुआ मैग्मा है, मोल्टेन रॉक है, वो भी तो लिक्विड जैसा बिहेव करता है। तो उतना ज़्यादा नहीं भी बिहेव करे तो कम से कम वाइब्रेशन को तो आगे बढ़ा ही सकता है। तो वाइब्रेशन पूरे अर्थ में वाइब्रेट चल जाता है वाइब्रेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ठीक है, इसका जो है फिगर 3.3 में आप यहाँ पे दिखाया है। अब 3.3 में देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे जो है ये आप देख सकते हैं कैसे वाइब्रेशन ये होता है, जैसे पानी जैसा ही हो रहा है ना। हाँ, तो ये इसको कोइंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये अंतर, हाँ, वो उसका सेंटर एक ही है इसीलिए उसको कोइंसेंट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे और आपका अर्थक्वेक पैदा होता है वो देखिए एकदम नीचे में पॉइंट है, उसको फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। और उसी के सीधा ऊपर में अर्थ के ऊपर में जो सेंटर होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। लिखा हुआ है फिगर में दे रहा है, नीचे में देखिए वो लिखा हुआ है जो जिसमें डाउन जैसा एरो एक डाउन का तरफ दिया उसको फोकस बोलते हैं। उसी का सीधा में जो ऊपर में है जो पॉइंट है उसको बोलते हैं। हाँ, वेव तो स्टार्ट हो गया नीचे से ही, लेकिन वो वेव नीचे से जो ऊपर आया वो आया वर्टिकल वेव। ठीक है, और वर्टिकल वेव आने के बाद अब जो है वो अर्थ का सरफेस में, अब ऊपर का तरफ अर्थ तो है नहीं, वहाँ पे अर्थ फैल गया है तो उसका जो वेव है वो भी फैल गया, गोलाकार में फैल गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थक्वेक में ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आप 2 बड़ा एरो देख रहे हैं रेड कलर का, उसमें एक एरो, दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो अर्थक्वेक होता है वो एक ही तरफ नहीं होता है, उसमें आधा प्लेट, वो जो आधा एक वाइट जो डायगोनल टाइप का जो वाइट लाइन खींचा हुआ है, वो लाइन में वो जो है उसका उस साइड वाला जो हिस्सा है वो आगे तक का तरफ जाता है और दायां साइड वाला हिस्सा पीछे का तरफ आता है। यानी वो जिग जैग आगे पीछे ऐसे भूकंप में होता है। इसीलिए आदमी लोग ज़्यादा जल्दी गिर जाता है और सामान बिल्डिंग वगैरह टूट जाते हैं, इसीलिए, है ना। आगे पीछे होता है वो। चलिए, तो अब आप फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अर्थक्वेक का जब आपको बोलेगा तो यहाँ पे आप दिखा देंगे, है ना। इसमें से जो सर्कल सब है जितना दूर होते जाएगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो क्या कहते हैं उसको पावर है वो घटते जाएगा, और जितना सेंटर एपी सेंटर का नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा उसका पावर रहेगा, तो उसका नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बोल रहा कि अर्थक्वेक को हम लोग तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको कब आएगा हम उसका डेट नहीं बता सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन बी सर्टनली मिनिमाइज्ड, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हम लोग पहले से तैयार रहें तब। ठीक है, तो पहले से कैसे तैयार रहेंगे भाई। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, तो कुछ कुछ अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के मेथड जो हैं वो उसको लोगों ने समाज में या हम लोगों ने सीखा है
वो किस चीज़ को देख करके? स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, जानवरों के बिहेवियर को पढ़ करके, उसको जांच करके, उसको देख करके, ऑब्ज़र्व करके हम लोगों ने ये कुछ सीखा है। अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करने का तरीका हम लोगों ने ढूंढा है। हाँ, उसका आगे मज़ेदार कहानी तो अभी सुनाते हैं। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड। देखिए पहला क्या लक्षण दिखाई पड़ेगा आपको कि मछलियाँ जो हैं वो क्या होती हैं तालाबों में, वो एजिटेटेड हो जाती हैं, मतलब बहुत ही परेशान हो जाती हैं। और जो नॉर्मल वे में वो तैर रही थी उसके जगह में वो बड़ी स्पीड से इधर उधर तैरने लगती हैं। कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, मतलब जैसा लगेगा कि उसको तालाब में नहीं रहना है, उसको तालाब से बाहर निकल जाना है, ऐसा करने लगेंगी। स्नेक्स कम टू द सरफेस। जितने भी सांप कीड़े मकोड़े हैं वो फटाफट ज़मीन के अंदर से बाहर निकल जाएंगे, है ना। यानी कि जैसे आपके अगर ज़मीन में जहाँ पर है मान लीजिए आपका एक बगीचा है, उस बगीचा में सांप वगैरह है या कोई कीड़े मकोड़े जैसे चूहे वगैरह हैं, तो वो लोग क्या होंगे, आप देखेंगे फटाफट आप मुँह धोने के लिए गए बागान में अपने बगीचे में, तो देखेंगे वो लोग फटाफट सब कोई बाहर निकल के, सांप वगैरह बाहर निकल के घूमने लगा सब कोई, और इधर उधर बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। तो जबकि कुछ नहीं हुआ है, बाहर में अर्थ में कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है, लेकिन वो लोग दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये आपका सिम्टम हो सकता है कि इस लक्षण के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर अर्थक्वेक आने वाला है। तो आप जो है अपना उपाय कर लीजिए, आपके पास आधे से 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम है, ठीक है। अब ये आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे ये वो लोग जान जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी जानेंगे, किताब में भी बता देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। डू यू नो, यहाँ पे है बगल में जो नीला वाला जो है वहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे भुज के बारे में जो आया था, वो अर्थक्वेक के बारे में एक केस स्टडी दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अर्थक्वेक हिट्स भुज, ये जो है न्यूज़ कब की है, ये 2001 की है। इसमें क्या हुआ था कि रिक्टर स्केल में जो है भुज कहाँ पे है, गुजरात, उसको लेकर एक फ़िल्म भी अभी बनी है, देखे हैं ना, उसका पोस्टर नहीं देखी है, अजय देवगन, भुज, उसके बना है, ठीक है ना। तो वो भी है एक, तो वो भुज पर जो है रिक्टर स्केल में 6.9 बोलता है कि रिक्टर स्केल में अगर मोर देन 5 आ जाता है तो आपका जो कैजुअलिटी होना शुरू हो जाती है, मतलब हानि होना शुरू हो जाता है। टूट फूट, गिरना पड़ना, घर गिरना, दीवार गिरना, लोगों का एक्सीडेंट होना, ये सब वगैरह शुरू हो जाती है 5 साढ़े 5 से होने के साथ ही। तो 6.9 मतलब वो अच्छा खासा भूकंप आ गया, है ना। तो ये हो गया। तो उसमें पहला नंबर पर क्या था कि अर्थक्वेक हिट किया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्या हुआ, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। कम से कम 900 मतलब 1000 बच्चे और 50, 30, 40 जो टीचर्स हैं वो मतलब उनका ख़तरा आ गया कि शायद वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका स्कूल कोलैप्स हो गया था, वो लोग अंदर में ही फंस गए थे। नंबर 3, भुज रिलीफ एफर्ट बिलाइटेड, ठीक है ना। और भुज को रिलीफ देने का जो एफर्ट जो है शुरू हुआ। 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड, ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन। 3 दिन के अंदर ही ये खबरें फैलने लगी कि सबको खाना पानी, है ना, कंबल आदि जो है वो नहीं मिल रहा है सही ढंग से, लोग जो है ठंड से भी मर रहे हैं, है ना। मतलब ठंड के दिन में जनवरी में महीने में आया था, तो मतलब ठंड थी, उधर सब तरफ ठंड थी उस समय। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4, डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज। क्या क्या डिस्ट्रक्ट हुआ था वहाँ, बर्बादी किस किस चीज़ की हुई थी। फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड वाटर स्टेशंस जो हैं ये जो हैं बर्बाद हो गए थे, है ना। लाइंस वेयर नॉक्ड आउट, मतलब एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे ये। नंबर 5, फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर्स स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न।
कहीं पे जो कोयला वगैरह से या चूल्हों से काम हो रहा था तो उनके जो है वो चूल्हे जो है वो उलट गए, जिसके चलते वहाँ आग लग गई, है ना। नंबर 6, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, और अर्थक्वेक के जोन पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था, राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, और आपातकाल का मतलब होता है कि आपकी सारे अधिकार, सारे नियम कानून जो हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए स्थगित हो जाएंगे, और केवल लोगों को बचाने की प्रक्रिया जो है वही चलेगी, है ना। जैसे करंट सेवा अगर कहीं पर बदहाल है तो उसको बनाया जाएगा बाद में, पहले आदमी लोगों को बचाया जाएगा पहले, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद है नंबर 7, सीएम्स अपील टू द सेंटर, और सीएम की अपील, गुजरात सीएम ने क्या अपील किया? गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प। गुजरात ने सभी लोगों से, मैंने पूरे देश के राज्यों से अपील की कि वो हमें मदद कीजिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विथ द डिजास्टर। और इस भयंकर जो आपकी दुर्घटना थी, प्राकृतिक दुर्घटना थी, उससे निपटने के लिए उन्होंने एक अलग ही ब्रांच जो है, अलग विभाग ही बना दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एन अर्थक्वेक, उसको जो है कैसे मापते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विथ ए मशीन कॉल्ड सिज्मोग्राफ। जो है अर्थक्वेक को किससे नापते हैं? सिज्मोग्राफ से नापते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और इसके जो आपका जो तीव्रता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल। बहुत जन इसको रिचर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मात्रा, उसकी जो मात्रा मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में वो भूकंप का जो ये था, जोर था, उसका जो पावर था भूकंप का, वो कितना बड़ा था, है ना, वो मैग्नीट्यूड है। जैसे हमारे पास 50 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं, तो मैग्नीट्यूड जो है आपका ज़्यादा है ना। मेरे पास एक मुट्ठी चावल है, आपके पास एक बोरा चावल है, तो मैग्नीट्यूड किसके पास ज़्यादा है? हाँ, तो वो मात्रा हुई। ये मात्रा मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा। तो इसको रिचर स्केल भी बोलते हैं और रिक्टर स्केल भी बोलते हैं, उसमें जो है मापा जाता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। बोल रहा है कि रिचर स्केल में या रिक्टर स्केल पर 2.0 से कम का जो अर्थक्वेक होता है वो उसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। हो गया यार 10 मिनट, हाँ, तो इसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन एन अर्थक्वेक ओवर 5, बताए थे ना हम कि एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, है ना। जो 5 से ऊपर का जो होता है अर्थक्वेक, वो आपका डैमेज करना शुरू करता है। एंड ए 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake। और 6 से ऊपर जो है उसको बहुत ही मजबूत जो है अर्थक्वेक माना जाता है, और अगर 7 आ गया है तो उसको मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब है, हाँ ऑलमोस्ट 7 ही आ गया था। हाँ, अब यहाँ सिज्मोग्राफ में क्या होता है ये आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। सिज्मोग्राफ में क्या होता है कि एक मशीन होती है और उस पर जो है वो ड्रम जैसी मशीन होती है, गोल ड्रम जैसी, और उस पर वाइट पेपर के जो है मोटे मोटे जो है तह जो हैं वो लपेटे हुए होते हैं साड़ियों की तरह, कपड़ों की तरह। और उसके ठीक सामने जो एक वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर हेड होता है,
वो वाइब्रेटर हेड जो है वो उसके ठीक उस जो पेपर है उस पेपर के ऊपर रखा रहता है हल्के से, है ना। और ये वाइब्रेटर हेड जो है उसके हेड में आगे की ओर नोक पर स्याही लगी होती है, इंक होता है, और वो उस पेपर पर लिखते रहता है। तो अर्थ पर जो है हमेशा 2.0 3.0 के अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, तो उसके वाइब्रेशन आपको उसमें जिग जैग करके वो चलते ही रहता है ना। यानी कि वो सीधा लाइन नहीं खींचता है, वो जिग जैग ही खींचते रहता है। लेकिन जब तक वो पेपर के मिडिल में ही रहता है, मिडिल में ही थोड़ा सा खींचता है, ऐसे 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 इतना इतना ही, है ना, तब तक माना जाता है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन जब बड़ा अर्थक्वेक आने लगता है तो कहीं पर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आता हो तो वो पूरे पेपर में जो है वो जितना बड़ा पेपर है उतना बड़ा वो दाएं बाएं इस तरह से वो जो है ग्राफ बनाने लगता है या उसका हेड जो है लिखने लगता है। तब माना जाता है कि बहुत जो है बड़ा अर्थक्वेक कहीं पे आ रहा है ना। और ये किस तरह का लिखता है, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट को जब कोई मशीन लगाया जाता है तो उसमें जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर में कैसे ऊपर नीचे जिग जैग लिखाता है, आता है ना। हाँ, तो उसी तरह का पेपर में समझिए जिग जैग आता है। तो छोटा छोटा जिग जैग आता है, मतलब वो डेली का काम है। वो उतना तो पृथ्वी हिलते ही रहती है क्योंकि अंदर का मैग्मा उतना हिलते ही रहता है। लेकिन जब बड़ा एकदम पूरे पेपर में आने लगता है बड़ा तो समझ आ जाता है कि बहुत ही बड़ा कोई अर्थक्वेक आया है कहीं पे अर्थ पे, ठीक है। तो इसलिए तब तुरंत जो है उसको खबर लेने लगता है कि उसका एपिसेंटर कहाँ पे है, उसका फोकस कहाँ पे है। तो तुरंत ट्राई किया जाता है कि वहाँ पे के लोगों को अलर्ट किया जाए, है ना, और जो है वो ज़्यादा बचाव का उपाय किया जा सके। अब हम लोग जो है ये जानते हैं कि जो जानवर हैं वो कैसे इसका मतलब ये करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को देख लीजिए। रीड द अर्थक्वेक ए केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर्स। अच्छा, ये तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है, चलिए ठीक है। तो मैं अब बता देता हूँ आपको कि जानवर जो है वो कैसे पता लगाते हैं, या मछलियों में ऐसा क्यों होता है, या मछलियाँ सांप वगैरह क्यों निकल जाते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो सुनामी आया था इसमें आपका चेन्नई के आसपास, तो वहाँ पर जानवर जितने मतलब नहीं मरे थे उतने लोग मर गए थे। मतलब जानवरों की अपेक्षाकृत जो है संख्या जो है वो लोगों से की मरने की संख्या के अपेक्षाकृत कम था। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? तो होता क्या है, हाँ, क्योंकि जानवरों को अर्थक्वेक का पता चल गया। तो अब ये है सवाल कि पता कैसे चला। सांप जो है वो निकल जाते हैं तो उनको आखिर पता कैसे चलता है। मछलियाँ क्यों इधर से उधर छटपटाने लगती हैं। आप ये तो छोड़ दीजिए, आप अगर भूकंप आने वाला रहता है ना तो 1 से 1.5 घंटे या आधा घंटा पहले आपका घर का जो जानवर है उसको आप अगर रस्सी से बांध के रखे हैं तो वो छटपटाने लगेगा और तुरंत रस्सी तोड़ के भागना शुरू कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बताइए, आप चेष्टा कीजिए। यहीं पे हम लोग एंड करेंगे आज का। वो इसलिए होता है, बताते हैं आपको। हम लोग जो सुनते हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, कितना से कितना के बीच मालूम है? नहीं मालूम, ये 8 क्लास में होगा शायद। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड को हम लोग सुन पाते हैं। ये कहीं पढ़े थे, 6 में ही था ये, ठीक है। तो यानी 20,000 से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर कोई साउंड होगा तो हमको सुन पाएंगे। उस अब 20 से नीचे का होगा, अगर 19 हर्ट्ज का हो गया, 19 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, तो हम लोग उसको सुन नहीं पाएंगे। उसको इंफ्रा साउंड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? इंफ्रा साउंड। हाँ, मतलब जो लाइट हम लोग देख पाते हैं उससे नीचे का जो फ्रीक्वेंसी का लाइट रहेगा तो उसको इंफ्रारेड लाइट बोला जाता है।
और जहाँ के बाद हम लोग देख नहीं पाएंगे हायर फ्रिक्वेंसी, उसके बाद का लाइट को अल्ट्रा वायलेट रेज बोला जाता है। उसी तरह साउंड में भी जहाँ से जहाँ का बीच साउंड सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड सुन सकते हैं, तो उसको बोलते हैं साउंड, नॉर्मल साउंड। और जब 20 से नीचे का जो साउंड है उसको बोला था इंफ्रा साउंड, और जो 20,000 से ऊपर का साउंड है उसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो इंफ्रा साउंड को सुन सकते हैं। कुछ जानवर मतलब लगभग सभी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी तो बहुत ही ज़्यादा है ना, और व्हेल उससे भी ज़्यादा, ब्लू व्हेल हैं। और इसलिए मछलियाँ आदि जो हैं ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से सुन पाते हैं ये लोग। और ये लोअर फ्रीक्वेंसी कब निकलता है भाई? तो जब भी ये आने वाला होता है, कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला होता है, कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन होने वाला होता है, तो उसके ठीक 1 से 1.5 घंटा पहले जब मेजर अर्थक्वेक ऊपर इसको हिट करने वाला होता है, फोकस से निकल करके वो एपी सेंटर को हिट करने वाला होता है, अर्थ का सरफेस को हिट करने वाला होता है, तो उसमें कम से कम उसको 1-1.5 घंटा का टाइम लगता है। तो उस 1-1.5 घंटा में के पहले ही वो जो इंफ्रा साउंड है वो पहले ही आ जाता है। तो वो इंफ्रा साउंड हम लोग तो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग आदमी हैं 20 से 20,000 के बीच सुन सकते हैं, और जानवर जो है वो लोग 5 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इसको भी सुन लेता है। तो इसके चलते जैसे वो लोग सुनता है तो वो लोग का ये नेचुरली वो लोग का माथा में घुसा हुआ है कि ऐसा साउंड आने का मतलब ही होता है कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है। तो वो लोग क्या करता है, उधर भागना शुरू कर देता है जिधर ये साउंड कम होने लगता है, जिधर ये फ्रीक्वेंसी कम ड्रॉप करने लगता है वो लोग उधर भागने लगता है। जैसे अगर आपका आसपास आग लग जाए तो आप किधर भागिएगा? जिधर आग कम है। तो उसी तरह से जानवर भी उधर भागने लगता है जिधर अर्थ ये जो इंफ्रा साउंड कम है, तो मतलब है कि वो इससे अर्थक्वेक से बच जाता है। और हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग जो है बुद्धू बने रह जाते हैं। 1.5 घंटे के बाद हिट करता है, बस उस समय बच पाते हैं तो पाते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। तो इसीलिए जानवर छटपटाने लगता है 1-1.5 घंटा पहले। तो अगर आप देखें, आपका जैसे मछली का आपने ये एक्वेरियम लेकर रखा घर में, आपका मछली ऐसे जनरली जो है 1 सेकंड में 2 बार इधर से उधर करता है, एक बार लेफ़्ट एक बार राइट, 1 सेकंड के अंदर। लेकिन जिस दिन अर्थक्वेक आने वाला होता है उस दिन देखिएगा 1-1.5 घंटा पहले से वो 1 सेकंड में वो 5 बार 6 बार इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करने लगता है 1 ही सेकंड में। तो आप लगातार कर ही रहा है, रुक भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाने का दाना डाले हैं तो इसलिए इधर उधर कर रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ज़रूर ही कुछ अनहोनी होने वाली है। तो ये क्या अनहोनी होने वाली है? या तो अर्थक्वेक आने वाला है या तो वोल्केनो इरप्शन होने वाला है। तो अब अगर आप वोल्केनो जो जोन में हैं, जैसे कि आप अगर इटली के वेसुवियस जो ये है, या जापान के फ्यूजियामा के आसपास आपका घर है, तो आप समझ लीजिए कि अर्थक्वेक के साथ साथ वोल्केनो इरप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले से 1.5 घंटा आपके पास टाइम है, गाड़ी में अपना सब कुछ सामान ला दिए, जो कुछ पैसा कौड़ी खाने का सामान कम से कम 10-15 दिन का सामान ला दिए, पैसा कौड़ी ला दिए, ड्रेस ला दिए, ठंडा गर्मी का कपड़ा ला दिए, और जो जानवर को ले सकते हैं उस गाड़ी में लीजिए और फूटिए वहाँ से। ठीक है ना, जिधर जानवर लोग भाग रहा है जानवर के पीछे पीछे भागिए, जानवर को खोल दीजिए और जानवर किधर भाग रहा है उधर ही भागिए आप। तो ऐसे करके हम बच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया, इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं और दी एंड करते हैं आज का कहानी हम लोग। तो लिखा है कि द अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक जब आती है तो हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। नंबर पहला जो है, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सबसे पहले तो शेल्टर ढूंढिए, यानी जहाँ आपको रहना है। कहाँ रहना है? तो सेफ स्पॉट। क्या होता है सेफ स्पॉट? अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड काउंटर और वॉल। तो अगर आप जो है आपके घर में कोई जानवर नहीं है, आप जान ही नहीं पाए 1-1.5 घंटा पहले, तो गांव का आदमी तो जान सकता है, शहर का आदमी के पास जानवर कहाँ से पाएगा वो? तो वो नहीं जान पाया बेचारा, वो बिल्डिंग में रहता है एकदम 10 तल्ला के ऊपर, क्या करेगा? तो वो कहाँ
हाँ, कुत्ता अगर है तो कुत्ता छटपटाएगा, तो उसको अगर वो पहचान पाएगा तो ठीक है। अदरवाइज़ बहुत बार कुत्ता क्या होता है कि अगर उसको लैट्रिन लगी रहती है तो भी वो छटपटाता है, या बहुत बार अगर वो बहुत देर से घूमा नहीं रहता है बाहर तो भी वो छटपटाने लगता है। तो बहुत तरह का सिम्पटम हो सकता है। तो खैर आप उसी समय जान पाए जब आपका घर हिलने लगा, तो उस समय दौड़ के आप सबसे पहले क्या कीजिए, किचन का जो काउंटर बना होता है उसके नीचे छुप जाइए, या तो टेबल और कोई मजबूत टेबल या डेस्क है या पलंग है जो कि उसका पाया टूट नहीं सकता, स्टील वगैरह का है, तो उसके नीचे छुप सकते हैं। या कोई कॉर्नर है, कॉर्नर या वॉल कुछ नहीं है टेबल वगैरह, तो कॉर्नर में जा कर के छुप सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर दीवार गिरेगा भी तो एक दीवार गिरा तो दूसरे दीवार पर खड़ा हो जा सकता है। तो कॉर्नर में आप रहेंगे तो उन दोनों के बीच जो गुफा जैसा बनेगा वहाँ पे आप बच के बहुत कुछ दिन तक रह सकते हैं। फिर आपको अगर हो सकता है ढूंढ लिया जाए बाद में स्निफर डॉग से, तो आपकी जान बच सकती है। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम, जितना हो सके फायर प्लेस से दूर रहिए। एरियाज़ अराउंड चिमनीज़, जैसे चिमनी वगैरह है तो वहाँ से दूर भागिए। विंडोज़ दैट शैटर, जो खिड़कियाँ जो हैं हिलती डुलती हैं या कमज़ोर हैं उनसे दूर हट जाइए। इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, ख़ास और भी साथ में आईने वगैरह हैं उनसे भी दूर भाग जाइए, क्योंकि वो आईने जो हैं गिरेंगे आप ही के ऊपर तो आपका सर फोड़ेंगे और आपका शरीर को काटेंगे। उसके बाद है अगला है सबसे महत्वपूर्ण, बी प्रिपेयर्ड। हमेशा अगर आप अर्थक्वेक जो प्रायर जोन में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच जागरूकता फैलाइए, एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, उनको जो है विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ उसका जो है पालन या मतलब उसको झेलिए और उसका जो उपाय कुछ ना कुछ निकालिए। तो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट। ओके, हाँ हाँ, कॉर्नर नहीं, कॉर्नर पे नहीं है, जहाँ पे जॉइंट है उसको, जहाँ पे प्लेट्स जो होते हैं अर्थ में, अर्थक्वेक प्रायर जोन जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, जो प्लेट के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे उनका जो है प्रायोरिटी अर्थक्वेक जोन को माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो तो ऐसे टूटे हुए हैं, तो वहाँ पर उनका खिसकने का और वापस आकर टकराने का भी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए वहाँ पे अर्थ उसको जो है उस तरह के जॉइंट्स को अर्थ में फॉल्ट जोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल्ट जोन्स, अर्थ फॉल्ट जोन्स या सरफेस फॉल्ट जोन्स। तो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा अर्थ का जो है फॉल्ट जोन्स है, आप उसका भी फिगर आपको मैप में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि फॉल्ट जोन्स, अर्थ का जो फॉल्ट जोन्स है वो कौन कौन सा है। तो आप देखेंगे कि आपका घर कहाँ पे पड़ता है, उससे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमारा या आपका घर जो है वो फॉल्ट जोन में है या उससे कितनी दूर पर है। जितने दूर पर रहेगा उतना आपको असर कम पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।